तो देखिए बच्चों, कोलिजन्स के और क्वेश्चंस अगर हम करें तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आपसे बोला जा सकता है कि इस तरीके से बच्चों, यहाँ पे एक आपका जो है वेज है ना। अच्छा, ये वेज बोला गया है फिक्स्ड है, नीचे ग्राउंड सरफेस से फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता वेज, है ना। फिक्स्ड वेज है और ये एंगल बोला गया थीटा है। और फिर आपसे ये बोला गया कि एक पार्टिकल को जिसका मास m है उसको ऊपर से ड्रॉप किया गया और जितनी हाइट से ड्रॉप किया गया उसको, वो हाइट दी है। वो आपको बोला है कि वो हाइट है कैपिटल एच, जहां से इसको ड्रॉप किया गया है ना। और फिर ये बोलता है टकराने के बाद, अगर इस वेज से टकराने के बाद ये बॉल कोलिजन के बाद अगर हॉरिजॉन्टल चली जाए, एम मास की बॉल हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो आपको बताना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है ना। मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। फाइंड ई इफ बॉल becomes horizontal आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो आपको बताना है कि ई की क्या वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। अब देखो बच्चों, इसको कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जब बॉल नीचे आएगी तो उसकी क्या रफ्तार होगी, है ना। वो हमें निकालना जरूरी है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखें अगर इसको सॉल्व करें तो भाई ये इंक्लाइंड प्लेन है ना। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले तो हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो हम तब लगा सकते हैं जब क्या हो बच्चों, आपका अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना। ये मैंने बताया था। तो जैसे यहाँ बॉल टकराएगी तो इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा। अब मान लीजिए कि जब ये बॉल टकराई तो टकराने से पहले इसके नीचे की तरफ रफ्तार थी वी नॉट। तो आपको पता है ये वी नॉट कितना होगा। कोई भी पार्टिकल ड्रॉप होता है एच हाइट से, तो ड्रॉप होते एच हाइट से ड्रॉप होने के बाद वो कितनी रफ्तार गेन करता है बच्चों, ये आपको पता है, √2gh। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो ये टकराने के बाद ये जो है, टकराने से पहले वी नॉट रफ्तार था तो ये एंगल थीटा था। तो ये अगर देखें तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा है ना। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ई की वैल्यू किसके अलोंग लिखने हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, इस लाइन के अलोंग लिखना है। अच्छा, टकराने के बाद क्या होगा कि जैसे ये होगा तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है, टकराने की क्या रफ्तार है भाई, वी नॉट इंटू कॉस थीटा। और इसके ये वाली अलोंग द सरफेस कितनी रफ्तार है, वी नॉट इंटू साइन थीटा। तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। ये तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इस पे थोड़ी ना कोई वो लगा है, इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट तो इस वेलोसिटी पे हुआ ना, तो ये चेंज हो जाएगा। तो टकराने के बाद ये जो वेलोसिटी है ये कितनी रफ्तार से हो जाएगी। अगर ये वी नॉट कोई बॉल जो है अगर वो यू से टकराती है तो टकराने के बाद उसकी रफ्तार होती है ई यू। तो ई यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वी नॉट इंटू कॉस थीटा। देखो, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये ई वी नॉट कॉस थीटा हो गया, ये वी नॉट कॉस थीटा हो गया। अब आप चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लें भाई, ई का फॉर्मूला लगा लें। ई का फॉर्मूला क्या बोलेगा भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ ना, ये तो इतना ही रहा, और ये वाला भी चेंज नहीं होगा, ये भी इतना ही रहेगा, है ना। तो हम ई की वैल्यू लगे, तो ई की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी बच्चों, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u2 माइनस u1 माइनस u2। और ये जो लिखी जाती है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखी जाती है बच्चों, ये बताया था मैंने। तो अप्रोच जो है वेज तो फिक्स है, वो बाद में भी फिक्स ही रहा, वो तो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आने की जो रफ्तार है u1 वो v नॉट कॉस थीटा है। तो u1 अगर हम लिखना चाहें, ये u1 माइनस u2 लिखना है। तो यहाँ पे V2 कितना लिखेंगे अलोंग द लाइन ऑफ टकराने के बाद, तो ये तो वेज तो फिक्स है तो इसकी V2 भी जीरो है। एक्चुअली में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि U2 एंड V2, U2 इज इक्वल्स टू V2, क्योंकि वेज के लिए लिखा जाएगा तो वो दोनों जीरो है।
क्योंकि टकराने से पहले भी फिक्स्ड है और टकराने के बाद भी फिक्स्ड है। ऊपर जो है v जो आपका ये आएगा बच्चों v1, वो कितना होगा देखो आप। अगर अपन ने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो ये वाली डायरेक्शन जो है वो निगेटिव मानेंगे, जैसे भी मानना हो आपको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो v1 की वैल्यू कितनी बच्चों, ई वी नॉट कॉस थीटा, है ना, टकराने के बाद। लेकिन इसके बाद जो टकराने के पहले है, देखिए बच्चों ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पहले ही लगा चुके हैं ना भाई। जो कोफिशिएंट ऑफ वो था ये तो हमने पहले ही बता दिया कि ये ई वी नॉट कॉस थीटा हो गया। ये वी नॉट कॉस थीटा से आया, टकराने के बाद ये वाली जो वेलोसिटी है ई वी नॉट कॉस थीटा हो गया, और वी नॉट साइन थीटा रिमेन सेम। तो जो टकराने वाले की रफ्तार है ये v, जो ऐसे गई है बॉल की फाइनल, इन दोनों का जो वो है पोजीशन, वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए टकराने के बाद। अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गई तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, या फिर इसी को थीटा रहने दो। देखो एक कंपोनेंट ये है टकराने के बाद जो ई वी नॉट कॉस थीटा हो गया है, और एक कंपोनेंट ये है टकराने के बाद, देखो ये वाला, ये है वी नॉट इंटू साइन थीटा, है ना। और इन दोनों का जो नेट है वो ये वेलोसिटी ये। और अगर ये हॉरिजॉन्टल होना है तो आपको पता है ये एंगल को थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक काम करो, टेन थीटा लगा दो ना, आपके पास दो कंपोनेंट है तो टेन थीटा लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा क्या लिख सकते हो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर है, ई वी नॉट कॉस थीटा अपॉन बेस किसके बराबर है बच्चों, वी नॉट साइन थीटा, है ना। तो यहां से वी नॉट और वी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये ई बाई टेन थीटा आ जाएगा, और ये यहाँ पे टेन थीटा है ही, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखो बच्चों जो हमने पिछला सवाल किया, अगर उसको थोड़ा सा उसी को टफ करना हुआ तो वो सवाल टफ कैसे करेगा कि हमने जो वेज माना था वो फिक्स्ड ले लिया था, लेकिन अगर उसी को उसमें टफ करना होता है तो वेज को फ्री कर देते हैं, वेज को फ्री कर देंगे। यानी सोचो ऐसा एक वेज है, ये एंगल भी आपको दिया है 37 डिग्री, ये वेज का मास दिया है 2 kg, और ये सरफेस स्मूथ है, और ये इस सरफेस पे जो है क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, मतलब ये वेज भी मूव कर सकता है। अब वो सवाल देंगे आपको कि कोई भी पार्टिकल ऊपर से गिराया गया, मान लो एक बॉल गिराई गई जिसका मास 1 kg है, तो ये बॉल ऐसे आके टकराएगी। मान लीजिए कितनी हाइट ऊपर से फेंका गया है, तो बोल दिया 10 मीटर हाइट से ऊपर फेंका है, और टकराने के बाद फिर बॉल तो भागेगी भागेगी, और टकराते समय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको हाफ दे दिया है। फिर टकराने के बाद वो कहीं तो भागेगी भाई, किसी एंगल पे भागेगी या ऐसे हॉरिजॉन्टल या जो भी हो, वो डाटा पे डिपेंड करता है। तो जब ये भागेगी तो केवल ये बॉल नहीं भागेगी टकराने के बाद, टकराने के बाद ये वेज भी भागेगा। तो आपसे बॉल की और वेज की भी फाइनल रफ्तार पूछ लेते हैं वो, है ना। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही बच्चों ये ऊपर से नीचे टकराएगी ना बॉल, तो टकराने के बाद इसकी कुछ एंगल पे, किसी एंगल पे वेलोसिटी होगी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और साथ में वेज भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि ये तो कंस्ट्रेंट है, ग्राउंड को तो ये नहीं कर सकता। अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये वेज क्यों भागेगा, क्योंकि जैसे ही आप देखो तो यहाँ पर जैसी बॉल टकराएगी तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, और ये नॉर्मल इंपल्सिव होगा। तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट वो होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो वेज को खिसकाएगा, और इस नॉर्मल का जो 1 kg पे लगेगा उसके दोनों कंपोनेंट है, तो वो एक्स में भी रफ्तार लाएंगे, वाई में भी रफ्तार चेंज करेंगे, तो किसी एंगल पे बॉल भागेगी। अब आपसे ये बोल सकता है कि इसकी बॉल की रफ्तार क्या है, आपका स्पीड जो है वेज का वो क्या है, ये जो नॉर्मल लगा ये इंपल्सिव है, तो इंपल्सिव नॉर्मल की क्या वैल्यू है, इंपल्सिव नॉर्मल, नॉर्मल का इंपल्स क्या है, ये भी कैलकुलेट करने को, मतलब इंपल्स भी घुसा दिया इसमें इनडायरेक्टली उन्होंने। तो आपको इस बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अच्छा मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर आप कंपोनेंट करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि
आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, लेकिन वो केवल एक्स डायरेक्शन में लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, इस नॉर्मल का एक्स कंपोनेंट इस नॉर्मल का एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। बट वाई डायरेक्शन में ग्राउंड भी एक नॉर्मल लगाएगा, जैसे ये बॉल गिरा तो इस पे नॉर्मल लगा, तो वो तो बॉल और वेज का नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही वेज पे वाई पे लगा नॉर्मल, वैसे ग्राउंड भी वेज पे लगाएगा, लेकिन ग्राउंड तो सिस्टम के बाहर है, तो एक्सटर्नल जो है वाई डायरेक्शन में वो भी इंपल्सिव हो जाएगा। तो फिर आप वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। हाँ, एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट जो करना है वो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है। हाँ, बाद में हम इसके कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ कंपोनेंट ले लेंगे और ई की वैल्यू लिख देंगे, ई की रिलेशन लिख देंगे। तो आप सोचो इसमें कितने वेरिएबल बनेंगे। अगर आप एक वेरिएबल वाई डायरेक्शन में ले लो बॉल की वेलोसिटी का टकराने के बाद, एक एक्स में ले लो तो दो वेरिएबल हो गए, फिर नॉर्मल का इंपल्स नॉर्मल आ जाएगा, तीन वेरिएबल हो गए, और इस वेज की खुद की रफ्तार तो चार वेरिएबल हो गए। यानी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है तो इसमें चार इक्वेशन बननी चाहिए। अब ये चार इक्वेशन कैसे बनेंगी वो आपको देखने वाली बात है, वो समझने वाली बात है। अगर आप चार इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो फिर आप जो है आंसर नहीं लिख पाओगे, और चार इक्वेशन बना पाओगे तो ये सारे वेरिएबल्स लिख पाओगे। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही, तो मैं आपका कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा बच्चों, वो आपको निकालना है, लेकिन चार इक्वेशन बनाई कैसे जाती है ये मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो हालांकि ये टफ सवालों की गिनती होती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे, इंपल्स की भी इक्वेशन लिखना जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी जानते हो, और आप यहाँ पर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाकर इंपल्स की इक्वेशंस लिख के और एक्स वगैरह में आप मोमेंटम भी अगर कंजर्व कर लोगे तो आपके बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, जिसके थ्रू आप आंसर्स लिख पाओगे, है ना। तो चलिए इसको वन बाय वन करके हैंडल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब ये बॉल यहाँ पे टकराएगी, उसकी किसी एंगल पे तो वेलोसिटी होगी टकराने के बाद, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि इसकी y का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के टकराने के बाद, तो ये हो जाएगा, इसको मान लो आप कितना बच्चों v1, टकराने के बाद जो x कंपोनेंट होगा उसको मान लो v2, और वेज की इधर वेलोसिटी होगी उसको मान लेते हैं v। तो तीन वेरिएबल ये, और जो नॉर्मल लगेगा वो अलग, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं और इन सभी वेरिएबल्स को निकालना है, नॉर्मल v1 v2 v, तो चार वेरिएबल्स हो गए जैसे मैंने आपको बताया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, वेज है ना, 2 kg का, और ये बॉल है। तो बॉल ने वेज पे ऐसे फोर्स लगाया ना, और ये एंगल 37 डिग्री, और बॉल पर ऐसे नॉर्मल लगा, ये भी इंपल्सिव ये भी इंपल्सिव। अब ये जो इंपल्सिव नॉर्मल लगा है वेज पर, इसका ये कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल वाला, यही तो इसकी रफ्तार ला रहा है ना, यही तो इसके मोमेंटम में चेंज कर रहा है। तो इंपल्स की इक्वेशन तो हमें आता है कि इंटीग्रल एफ डी टी लिखेंगे तो वो चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर आपको याद हो। तो ये जो है ये 37 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 53 है, तो ये 37 है, तो ये 53 हो जाएगा। तो एन का ये वाला कंपोनेंट मोमेंटम चेंज ला रहा है, एन का इस एन इंपल्सिव फोर्स का ये इंपल्सिव वाला कंपोनेंट जो है वो वेज के मोमेंटम में चेंज ला रहा है। तो एक इक्वेशन ये लिखा जा सकता है, इंटीग्रल एन, अब ये वाला जो डायरेक्शन है अगर इसको आप नेगेटिव मान लो तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। तो एन डी टी मतलब एन, और एन का ये कंपोनेंट, तो ये कितना लगेगा, एन कॉस 53, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन कॉस 53 इंटू डी टी, है ना, ये फोर्स इंटू डी टी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, अब ये मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में है तो माइनस लिखोगे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस मास इंटू वेलोसिटी, तो वेज का मास कितना है 2 kg इंटू वेलोसिटी v, और माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों, n cos 53 dt इज इक्वल्स टू 2v। तो यहाँ से 53 की वैल्यू उधर ले जाओ, कांस्टेंट आएगा ये, तो इंटीग्रल n dt आएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, इंपल्स ऑफ मोमेंटम, लेकिन v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई बच्चों। अब नॉर्मल से हम लिखते हैं एक इक्वेशन, तो इस नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अगर आप देखें ये एंगल 37 है तो ये 37 है, ये 53 है तो ये 37। अब n का ये कंपोनेंट ये है n cos 37, और ये कंपोनेंट जो है ये है n sin 37, है ना बच्चों। अच्छा, टकराने से पहले इसका मोमेंटम टकराने से पहले इसकी क्या रफ्तार थी जब ये नीचे गिरा, तो अंडर रूट 2 GH, ये तो आपको पता है। तो अंडर रूट 2
जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 10√2, है ना, यही तो है, √2gh। तो टकराने से पहले इसका जो वेलोसिटी था वो ये था। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो अगर मैं y में लिखता हूं, टकराने के बाद की स्थिति है इम्पल्स, ये इम्पल्स के कारण जो चेंज इन मोमेंटम आया बॉयल का y डायरेक्शन में, वो क्या लिखा जाएगा, देखो ऊपर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, तो n cos 37, फिर यहां पर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू इस बॉल का मास दैट इज 1 kg, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी इंटू मास, तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो m1 है, तो ये mv लिखेंगे लेकिन v1 आएगा क्योंकि बॉल का मास तो 1 kg है, और माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ था बच्चों, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी है 10√2, मास तो 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर थर्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे, इसके एक्स का इंपल्सिव, जो बॉल के एक्स में मोमेंटम चेंज लाएगा, तो एक्स वाला ये जो कंपोनेंट है इंपल्सिव, इसका इक्वेशन लिखो, इंपल्स की इक्वेशन लिखना जानते हैं हम, तो ये राइट डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा n sin 37 इंटू डी टी इज इक्वल टू, इसमें एक्स में इनिशियल मोमेंटम नहीं था बॉल का, सिर्फ फाइनल मोमेंटम है, दैट इज v2, तो मास 1 इंटू v2, तो ये आ जाएगा v2, तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चौथी इक्वेशन कहां से आएगी भाई, तो चौथी इक्वेशन आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहां से e की वैल्यू हाफ है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा v1 v2, ये u1 u2 ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होते हैं, तो इनको फिर से अब निकालना पड़ेगा, दो ध्यान से देखें, ये प्लेन है भाई, ये बॉल टकराएगा तो ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो आप देखो टकराते समय ये वाली रफ्तार थी 10√2, है ना बच्चों, और ये एंगल था 37, तो ये 53, तो ये एंगल 37, तो ये इसका कंपोनेंट था, तो बॉल को अगर मैं 1 मान लूं और वेज को 2 मान लूं, तो वेज का तो इनिशियल कोई रफ्तार नहीं थी, ना एक्स में ना वाई में, ना अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, तो इनिशियल कोई रफ्तार नहीं है वेज की, वेज को अगर मैंने 2 माना है तो u2 जो है वो तो 0 हो गया बच्चों। अच्छा यहाँ पे अगर v1 है, तो मैं इस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहा हूं, तो ये जो u1 है, इसका जो ये कंपोनेंट है वो हो जाएगा माइनस 10√2 cos 37, देखो 10√2 cos 37 माइनस में आ जाएगा u1, मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। और उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे भाई, टकराने के बाद की रफ्तार, तो टकराने के बाद की रफ्तार अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट चाहिए। अच्छा वेज क्या है, टकराने के बाद जो वेज की रफ्तार है, अगर ये लाइन इंपैक्ट है तो वेज की रफ्तार इस तरफ है, कितनी है v, तो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल 53 है, तो ये एंगल फिर से 37, ये एंगल 53, तो v का ये कंपोनेंट जो है ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो v2 जो है वो हमें मिल गया। अच्छा ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव ले लो भाई, ये वाली डायरेक्शन आपने नेगेटिव मानी ना, तो यहाँ पे माइनस v cos 53, मतलब मैं ये v2 इसके लिए लिख रहा हूं, ये अलग है, या तो इसको आप डैश डैश ले लो, v1 v2 डैश ले लो, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये v1 v2 अलग है और ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला अलग, तो ये v2 हो गया। अच्छा v1 लिखना है टकराने के बाद, तो टकराने के बाद तो ये किसी एंगल पे गया था, तो मुझे तो इसके दो कंपोनेंट पता है बच्चों, v1 और v2, तो मुझे अलोंग द लाइन इसका चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका कंपोनेंट आप इधर ले लो, इसका भी कंपोनेंट ले लो और दोनों को जोड़ दो, तो इस नेट का कंपोनेंट आ जाएगा। देखो नेट वेलोसिटी थी, उसको दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, और जो दो कंपोनेंट तोड़े हैं उनके कंपोनेंट ले लो और दोनों को ऐड कर दो, तो नेट का ही तो कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका भी कंपोनेंट लो, इसका भी कंपोनेंट लो, तो v1 डैश लिखा जा सकता है v1 का अलोंग द लाइन ऑफ कंपोनेंट। अब ये कैसे लिखा जाएगा, 37, ये आपका कितना है बच्चों 37, तो ये एंगल 53 डिग्री, ये एंगल 37, तो v1 का ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा v1 cos 37 और प्लस v2 का ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा v2 cos 53, तो ये आपका v1 डैश आ जाएगा बच्चों। तो देखो सारी वैल्यूज हमने निकाल दी, तो यहां पे पुट करो, तो v2 डैश है आपका कितना बच्चों, माइनस v cos 53, फिर माइनस ये आप पूरा लिखो v1 डैश, तो v1 cos 37 प्लस v2 cos 37, सॉरी 53, और डिवाइड बाई u1, तो u1 लिखेंगे बच्चों माइनस 10√2 cos 37 और माइनस 0, क्योंकि u2 0 था, और इज इक्वल्स टू हाफ,
तो देखो इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है v cos 53 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेके सब जगह से कैंसिल कर दो, v1 cos 37 प्लस v2 cos 53 अपॉन 10√2, माइनस कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, cos 37 इक्वल टू 1/2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो ये आपके पास बच्चों 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि आप अगर ध्यान से देखें तो एक्स एक्स वाले को अगर देखें आप, ये वाली जो आपने लिखा है इसको, वो एक्स वाले को है ना, ये v2 वाले को, v2 वाले को ये वाला, और आप अगर इसको लिखोगे तो यहाँ से एनडीटी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये इक्वेशन एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स बन जाएगी, क्योंकि एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था। तो मैंने आपको बताया था इम्पल्स पढ़ाते हुए कि जब भी आप इम्पल्स की इक्वेशन सॉल्व करते हो और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वहां पे मोमेंटम, इम्पल्स की इक्वेशन ही मोमेंटम कंजर्वेशन बन जाती है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इम्पल्स की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो इम्पल्स की इक्वेशन लिख लो या एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लो, जैसे भी आपको करना है। मैंने तो यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन बनाना था, वो मैंने आपको बना के बता दी है। अब इन चारों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आप इम्पल्स ऑफ नॉर्मल पूछा जाए तो एनडीटी की वैल्यू निकाल लेना, v1 v2 v की वैल्यू निकाल लेना, तो आपको रफ्तार भी मिल जाएगी बैज की और बॉल की, और साथ में इम्पल्स ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जाते थे बच्चों सब्जेक्टिव में, और 10-10 नंबर के सब्जेक्टिव सवाल होते थे, है ना। तो इनमें आप ध्यान से देखो तो कॉन्सेप्ट उतना कोई ज्यादा नहीं है, इम्पल्स भी जोड़ दिया, सब जोड़ दिया है, बस आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती थी, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। और देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सोचो अगर उनको एक्स में भी चेंज कराना हो वेलोसिटी, अभी तक जितने सवाल किए हमने एक्स में चेंजेस नहीं देखे, तो वो फिर फ्रिक्शन को भी बीच में ले आएंगे, तो सवाल थोड़े और टफ हो जाएंगे। मैं ऐसे ही आपको केवल एक फॉर्मेट बता देता हूं कि इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपसे बोला गया एक सरफेस है, सरफेस पे एक प्लैंक रखा है, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, बट प्लैंक जो है वो रफ सरफेस है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या है बच्चों, u है। अब उन्होंने बोला कि एक बॉल को ऐसे इंक्लाइंड फेंका गया जिसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux है, ये सब दिया जाता है आपको, और y डायरेक्शन में या फिर आपको ये वेलोसिटी दे देगा, ये एंगल दे देगा, तो आपको ux uy मिल जाएगा। अब टकराने से पहले की रफ्तार ux और uy पता है आपको। तो जब बच्चों ये बॉल यहाँ पे आके टकराएगी तो ये तो आपको पता है कि भाई ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो यहाँ नॉर्मल लगेगा और ये नॉर्मल इंपल्सिव होगा, लेकिन जैसे ये टकराएगी तो पीछे फ्रिक्शन भी तो लगेगा इस पर। तो ये जो पीछे फ्रिक्शन लगेगा बॉल पर, और बॉल फिर इस प्लेन पर, इस प्लैंक पर भी आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी, तो इसके कारण x की वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो टकराने के बाद इसकी रफ्तार जो है वो vx हो जाएगी, और टकराने के बाद ये वाली जो रफ्तार है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया है तो टकराने के बाद ये वाली वेलोसिटी तो ये euy हो जाएगी, टकराने से पहले अगर uy थी। तो यहाँ पे देखो vx और vy दोनों चेंज हो गए, और साथ ही साथ प्लैंक पे फ्रिक्शन लगा तो प्लैंक भी खिसकेगा, तो प्लैंक की भी कुछ रफ्तार हो जाएगी। मान लो इसकी रफ्तार है v, तो आपसे इसकी रफ्तार v पूछ सकता है, vx कितना है वो पूछ सकता है, इंपल्स ऑफ नॉर्मल पूछ सकता है, इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ सकता है। तो यहाँ पे भी कई सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, फ्रिक्शन आ गया तो x की वेलोसिटी भी चेंज आएगी, जो पहले नहीं हो रहा था ऐसा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली। अब इसमें कैसे इक्वेशंस बनाओगे, तो करना क्या है भाई कि सबसे पहले तो इंपल्स की इक्वेशन लिख लिया करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप यहाँ पे देखो तो बॉल पे देखें तो बॉल के ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल का इंपल्स आप लिख सकते हो। तो आप बॉल के लिए लिखोगे बॉल का मास जो है वो आप ले लीजिए कितना बच्चों, स्मॉल m, और प्लैंक का मास जो है वो कैपिटल M ले लो। तो अगर ये स्मॉल m का मास है ऊपर जा रहा है तो हम इसका इंपल्स लिख सकते हैं इंटीग्रल n dt, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन माना, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव ले लिया, तो स्मॉल m इंटू ऊपर की वेलोसिटी, तो वो कितनी है बच्चों, m e u y, है ना, m e u y तो है। और अगर हम इसकी नीचे की वेलोसिटी माने तो वो नेगेटिव मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू वाई था, बट ये नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये एम यू वाई हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बना लिया आपने, किस पे, इंपल्स की इक्वेशन लिखकर, नॉर्मल की इंपल्स की इक्वेशन लिखकर, किसमें बच्चों, बॉल में।
फिर आप प्लैंक के बारे में देखो तो प्लैंक का मास जो है वो कैपिटल एम है, उस पे यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, और फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है म्यू एन, और एन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव है, जिसके कारण इसके पास रफ्तार आ गई है v, पहले रफ्तार नहीं थी, तो ये v लिखना है तो इसके मोमेंटम में चेंज आया, तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव है, तो फ्रिक्शन की इंपल्सिव की इक्वेशन लिखो भाई। क्या इक्वेशन लिखोगे आप ध्यान से देखो तो इंटीग्रल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू एन इंटू डी टी, राइट साइड है पॉजिटिव लिया अपन ने, मास इंटू वेलोसिटी तो कैपिटल एम इंटू वी, और माइनस जीरो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई बच्चों आपका। अब एक और आप इंपल्स की इक्वेशन लिख सकते हो किस पर, आपके बॉल पर जो एक्स डायरेक्शन के चेंज मोमेंटम में चेंज लाएगा, तो बॉल पर अगर आप देखें तो बॉल पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स, जबकि उसकी रफ्तार vx आगे की तरफ हो गई है ना, जो x में चेंज आया है, तो आप यहाँ पे भी लिखोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे है तो माइनस म्यू एन इंटू डी टी, और x में चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपका कितना m इंटू वी एक्स, फाइनल मोमेंटम इन x माइनस इनिशियल कितना है m इंटू यू एक्स, यू एक्स वगैरह देगा, यू वाई दे देगा आपको, है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बन जाएगी आपकी। इस तरीके से आप लिख सकते हो, और एक इक्वेशन तो आपने यहाँ डायरेक्ट लिख ही ली थी ई की, कि यू आई से आ रहा है तो ई यू वाई, वो डायरेक्ट आपने यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पे वी वाई हमने माना नहीं था। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा भाई, एफ एन और यू एक्स तीन ही तो वेरिएबल है ना, तो आपके पास तीन इक्वेशन है, सॉल्व करिए आपको आंसर मिलेगा। तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी क्वेश्चंस भी आ जाएं, तो कुल मिला के इम्पल्स का कॉन्सेप्ट उसमें आ गया है, तो इम्पल्स की इक्वेशंस भी आपको लिखनी पड़ेंगी, और कोई उसका रास्ता नहीं हुआ। अब फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे भी कोई कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं है, लेकिन आपको पता है ई की इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कंजर्वेशन मोमेंटम हो या ना हो ई का फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो, और जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं हो तो बेसिक से चलो, आप हमेशा इंपल्स की क्वेश्चंस लिखा करो, तो कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये सवाल आपसे पूछा गया है, ये बोला गया ये बॉल है 2r रेडियस की, बॉल नहीं सॉरी डिस्क है, ये भी डिस्क है, तीनों डिस्क है ना, तो ये डिस्क है 2m मास की, रेडियस भी इसका 2r है, और ये m मास रेडियस rr, और ये डिस्क जो है सिमेट्रिकली आके टकराती है, मतलब बिल्कुल सेम, आप समझ चुके होंगे कि सिमेट्री का क्या मतलब है, सिमेट्रिकली कोलाइड करती है, और इसकी रफ्तार पहले v नॉट थी, और जैसे ही कोलाइड करती है वैसे ही रुक जाती है, वो बोल रहा है। अगर ऐसा है तो e की क्या वैल्यू होगी वो आपको बताना है। इफ फाइंड e इफ 2m मास डिस्क जो है स्टॉप्स आफ्टर सिमेट्रिक कोलिजन, ये आपसे बोला गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, ये रुकेगी क्यों, पहले हम ये देखें। तो अगर आप देखो तो इसका ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है कोलिजन का, तो ये नॉर्मल डिस्क लगाएगा जैसे ही टकराएगा इस वाली छोटी डिस्क पर, तो इसी डायरेक्शन में इसकी रफ्तार आएगी v, और इस पे नॉर्मल कहाँ लगेगा बच्चों, पीछे, वैसे ही ये भी तो नॉर्मल लगाएगी ना इस पर, इस लाइन के अलावा, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक कोलिजन है तो इसकी भी रफ्तार v होगी, और इस पे नॉर्मल पीछे लगेगा, तो ये जो नॉर्मल का रिजल्टेंट होगा बच्चों वो पीछे की तरफ होगा, तो नॉर्मल का इंपल्स इस तरीके से लगेगा इन दोनों के कारण कि इसकी ये वाला मोमेंटम खत्म हो जाएगा, तो ये रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो लॉजिक आपको क्लियर है कि वो रेस्ट पे क्यों आई। उसके बाद अगर सोचो कि मैं ऐसा कर देता हूं कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डाल लूं, और ये एंगल अभी अल्फा मान लूं, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डालता हूं तो ये एंगल भी अल्फा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आता है। अब आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आता है कि ये अगर मैं तीनों बॉल्स को, तीनों डिस्क को क्या ले लूं बच्चों, सिस्टम में ले लूं, तो ये जो नॉर्मल है ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे, ये और ये और ये, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और फ्रिक्शन भी तो है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो अपन को चिंता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इंटरनल फोर्सेस है नहीं, मतलब इंटरनल फोर्सेस हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो तीनों को सिस्टम मानकर। तो हम यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो बच्चों कितना आएगा, ध्यान से देखो आप, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, तो ये दोनों बॉल रेस्ट पे थी तो इनका तो कोई मोमेंटम नहीं था, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम इसका था 2m मास वाली का, तो 2m और इसकी रफ्तार थी v नॉट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो x डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी ऐसी है, ये x डायरेक्शन में लिखी जा रही है ना बच्चों, v नॉट x में था, तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट ले लो, तो ये हो जाएगा v नॉट cos अल्फा, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट cos अल्फा, तो ये m v नॉट cos अल्फा, ये भी m v नॉट cos अल्फा,
तो फाइनल मोमेंटम इज एक्स डायरेक्शन, क्योंकि 2m वाली तो रुक गई, इन दोनों का ही एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 2m v cos अल्फा, है ना, ये v नॉट नहीं है बच्चों, है ना, ये v cos अल्फा है, v cos अल्फा, इसका ये x वाला जो कंपोनेंट है ना। तो यहां से देखो 2m और ये 2m तो कैंसिल हो गया, और आपको एक रिलेशन मिल गया बच्चों कि v नॉट और v में रिलेशन मिल गया, v नॉट v इक्वल्स टू v cos अल्फा। चलो ये बात हमारे समझ में आ गई, यहाँ पे हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ये क्लियर हो गया हमें। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, अब E चाहिए हमें, तो E की इक्वेशन लगाओ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो किसी भी एक पेयर को पकड़ लो आप, तो आप डिस्क और ऊपर वाली वॉल को पकड़ लो, तो डिस्क और ऊपर वाली वॉल को पकड़ा तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है जो रेड कलर से बनाया मैंने। अब इसके अलोंग आपको वेलोसिटीज लिखना है, u1 u2 ऐसा लिखना है। तो अगर इसको फर्स्ट पार्टिकल मान लो, इसको सेकंड पार्टिकल मान लूं, तो v नॉट ऐसा है बच्चों इस तरफ, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, जो वन वाले पार्टिकल का हुआ है, इसको हम u1 बोल रहे हैं, तो u1 हो जाएगा v नॉट इंटू कॉस अल्फा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर अगर आप u2 लिखो तो ये वाला पार्टिकल अभी रेस्ट पे था, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी वेलोसिटी रेस्ट पे ही है, तो जीरो है। फिर टकराने के बाद ये 2m वाला मास जो है, जिसको आपने फर्स्ट पार्टिकल माना है, तो उसकी रफ्तार टकराने के बाद जीरो हो जाए, और जो सेकंड पार्टिकल है उसकी टकराने के बाद अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो वेलोसिटी है वो v हो गई, तो v2 जो है वो v हो जाएगी। देखो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाएं, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही तो सीखा है हमने। तो v2 कितना है बच्चों, देखो v2 v है, तो v माइनस v1 तो जीरो है, अपॉन u1 तो ये हो गया v नॉट कॉस अल्फा माइनस जीरो। तो ये देखो ये आ गया बच्चों v अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा, और v नॉट में आपको रेशियो पता है, v और v नॉट का रेशियो कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर, तो v अपॉन वी नॉट करोगे, यहां से आप निकालो तो v अपॉन वी नॉट करो, तो ये 1 बाई कॉस अल्फा आएगा, 1 बाई कॉस अल्फा, यानी e की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, सॉरी कॉस अल्फा, तो e की वैल्यू क्या है, ये इसका रेशियो जो है 1 बाई कॉस अल्फा, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन यही नहीं छोड़ना है, ये अल्फा तो हमने मान दिया था, ये अल्फा आपको बुक क्वेश्चन में थोड़ा दिया है, तो कॉस अल्फा को हटाना पड़ेगा भाई, कैसे हटाएंगे, तो आप ये वाला ट्राइंगल देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये 2r रेडियस है, ये r रेडियस है, तो ये वाली जो लाइन है, अगर ये वाला ट्राइंगल देखो तो ये 3r हो गया, और ये वाला है r, और ये एंगल है अल्फा, तो आप साइन अल्फा निकाल सकते हो। तो यहां से अगर आप साइन अल्फा निकालोगे तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो r/3r विच इज इक्वल्स टू 1/3, और अगर आपको 1/3 साइन अल्फा पता चल गया है तो कॉस अल्फा निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बेस, अगर ये 1 है और ये 3 है, तो ये आपका बेस अगर आप निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो √8 आ जाएगा बच्चों। तो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √8 बाई जो है हाइपोटेनस 3 है, करके देखो आप, यही आएगा, आर आर को हटा दो तो यही रेशियो बन रहा है, तो √8/3 आ जाएगा। अब कॉस अल्फा का यहाँ पे स्क्वायर करो, तो 1/√8/3 का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये 3 का स्क्वायर ऊपर 9 चला जाएगा, और डिवाइड बाई जो है वो आपका √8 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये जो है ये आपका 8 आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से 9/8 इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये आंसर आया है 9/8, ये थोड़ा सा आपका गड़बड़ आया है, ग्रेटर देन 1 होता नहीं है अगर वो ब्लास्ट नहीं हो रहा है और वो नहीं हो रहा है, नॉर्मल कोलिजन में ई जो है ग्रेटर देन 1 नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे गलती ये हो गई मुझसे कि मैंने ये 2 लिख दिया, ये एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें ये 2 नहीं दिया गया है, मतलब इस बॉल का मास भी m दिया गया है आपको, रेडियस 2r है बट उसका मास जो है वो m दिया गया है ना। ये क्वेश्चन लिखते समय मुझसे गलती हो गई, इसलिए वो आंसर इस तरीके से आ रहा है, डाटा का वो वेरिएशन आ जाता है ना। तो यहां से देखो ये जो है ये 2 है ही नहीं, इनिशियल मोमेंटम इसका mv0 है ना, इसका इनिशियल मोमेंटम mv0 हो जाएगा, तो यहां से m और m कैंसिल होगा, तो यहां से 2 कैंसिल नहीं होगा, तो ये 2 है।
और यहाँ पे ये 2 है, तो v अपॉन वी नॉट करोगे तो 2 cos अल्फा नीचे आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 cos अल्फा है। फिर v अपॉन वी नॉट की वैल्यू 2 cos अल्फा लगाओगे तो ये 2 cos स्क्वायर अल्फा आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो e की वैल्यू जो है वो 9/16। देखो अब लेस देन 1 आ गया, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से वो डाटा ऐसा हो गया जो आंसर गलत दे रहा था। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि e की वैल्यू लेस देन 9 है, मतलब लेस देन 1 है, दैट इज सॉरी 9/18 लिख दिया मैंने, 9/16, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। और यही आंसर इस प्रॉब्लम का दिया गया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखते समय गलती कर दी। तो देखिए बच्चों, इसमें और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इस तरीके से आपका वेज है, ये सरफेस ये बोला गया वेज का जो एंगल है वो 37 डिग्री है ना। तो ये 37 डिग्री आपको बोला गया, और ये बोला गया कि इस वेज से ऊपर एक बॉल को रिलीज किया गया है ना, तो ड्रॉप किया गया है, और ये कितनी हाइट है, जब ये ड्रॉप किया ये नीचे आके टकराएगा भाई, तो ये ड्रॉप किया है 5 मीटर ऊपर हाइट से, है ना। और जो टकरा रहा है तब ई की वैल्यू यहाँ पर बोला गया बच्चों हाफ है, ई की वैल्यू हाफ बता दी गई, ठीक। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये टकराने के बाद कुछ ऐसे, टकराने के बाद ऐसे जाएगा, तो टकराने के बाद ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ वापस वेज पे गिरेगा, टकराया फिर टकराने के बाद एक बार फिर आगे जाएगा और फिर वेज पे गिरेगा, तो ये बॉल जो है ये कुछ रेंज कवर करेगा बच्चों, रेंज। सोचो ये प्रोजेक्टाइल जैसा ही, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन जैसा है, तो ये टकराने के बाद कुछ रेंज कवर करेगा ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेंज कवर्ड बाय बॉल ऑन द वेज, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन का और आपके कोलिजन का दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया है, और वो भी प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं। फिर ये का क्वेश्चन में कोलिजन भी है ना, लेकिन घबराना नहीं है, आपको तो कॉन्सेप्ट आते हैं ना भाई, तो सिंपल सिंपल सी चीजें करनी है। जब ये ड्रॉप हुआ 5 मीटर हाइट से, तो आप ये देख लो भाई कि ये कितनी रफ्तार है जब ये नीचे गिर रहा है, तो आप देखेंगे जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी भाई, ये वेलोसिटी तो हम निकाल सकते हैं ना, √2gh, ड्रॉप होता है तो इतनी तो होता है, और h5 है, g10 है, तो 10 इंटू 10 100, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये नीचे 10 मीटर पर सेकंड है, तो जैसे ही टकराएगा तो बच्चों ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अगर ई का फॉर्मूला लगाना है, तो आपको पता है कि इसका ये जो कंपोनेंट है 10 का, ये वाला कंपोनेंट केवल ये चेंज होगा, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है अलोंग द प्लेन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है, तो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। अब ये 10 है, ये एंगल 37, तो ये 53, तो ये एंगल फिर से 37। अब ये 37 है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 cos 37, मतलब 4/5, मतलब 8, और ये हो जाएगा 10 sin 37, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 6। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं टकराने से पहले। फिर टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, तो ये है भाई टकराने के बाद ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अबव इस बॉल की रफ्तार चेंज हो जाएगी, 8 का पलटी मारेगा, ये हो जाएगा ई वी, भाई ई इंटू वी, अगर वी से आ रहा है मतलब ये जो है, इसको अगर हम बोले यू मान लो आप, तो ये ई यू हो जाता है, टकराने के बाद अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ई यू हो जाता है ना बच्चों, तो ई की वैल्यू हाफ इंटू यू जो है वो 8 है, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये रफ्तार चेंज नहीं हुई, तो ये एक्स वाली रफ्तार जो है ये अलोंग द इंक्लाइन जो है वो 6c है। अब आपको पता है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे मूव करेगा, तो हमें ये रेंज निकालना है। तो अगर मैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूं,
तो मैं ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस मान लेता हूँ। यही तो करना है भाई, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया। अब इस इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। नीचे की तरफ जी है, तो अगर ये एंगल 37 है, ये 53 है, तो ये एंगल फिर से 37 है। तो जी जो है वो अब एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। मतलब वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आएगा। याद करो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही निकालते थे ना भाई। और ये बच्चों आपका एक्स डायरेक्शन में आ गया। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, जी और ये एंगल 37, तो जी कॉस 37, तो मेरे ख्याल से ये 8 मीटर पर सेकंड और ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा जी का कॉस वाला और साइन वाला कंपोनेंट। तो ये हमारे पास ए वाई और ए एक्स भी है। तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो याद करो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का बिल्कुल जनरल फॉर्मूला कि यहां से लेकर यहां तक गिरने में उसको कितना टाइम जाएगा, तभी तो रेंज निकालोगे, कि नहीं तो रेंज कैसे निकालोगे। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखते हैं, 2u/g। लेकिन मैंने आपको बताया था कि g की जगह ay लिखो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो 2u/ay। तो देखो y में वेलोसिटी है 4 और ay है आपका 8, तो जाएगा 2u/, मतलब 4, y की वेलोसिटी अपॉन ay मतलब 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है, तो रेंज निकालने में क्या दिक्कत है। ये ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स, क्योंकि x नीचे माना है, तो u और a एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो u कितना है बच्चों 6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 1 प्लस हाफ ए एक्स 6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 1 का स्क्वायर। तो आप देखो ये 3 आएगा, तो 6 प्लस 3, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 9 मीटर। तो रेंज जो वेज पे कवर करेगा बच्चों वो है 9 मीटर, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सवाल, मतलब टफ सवाल बोलते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, प्रोजेक्टाइल अच्छे से आता है, इंक्लाइन प्लेन में भी कोई दिक्कत नहीं है और कोलिजन का कॉन्सेप्ट आता ही है, तो फिर ऐसे सवाल करने में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये वेज है एक इस तरीके से, ये एंगल थीटा है और इस वेज का जो मास है बच्चों वो लेट सपोज m है। और यहां से उन्होंने क्या किया कि एक बॉल है उसको ऐसे फेंका, m मास की बॉल को v0 रफ्तार से। m मास की बॉल है और v0 रफ्तार है, तो ये स्मॉल m ले लो और वेज का मास जो है वो कैपिटल M ले लो। तो वेज का मास कैपिटल M है, बॉल का मास स्मॉल m है। तो ये बोला कि जब ये टकराता है तो टकराने के बाद इस वेज से परपेंडिकुलर हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर जाता है बॉल। और ये बोला गया कि ये वेज फिक्स नहीं है, फ्री टू मूव है, मतलब वेज भी मूव कर सकता है। देखो बच्चों, वेज भी मूव कर सकता है, या फिर बोला गया कि सरफेस स्मूथ है, तो obvious सी बात जब इससे टकराएगा तो वेज भी मूव कर जाएगा। और लेकिन टकराने के बाद बॉल की जो रफ्तार है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो वाई डायरेक्शन में हो जाएगी या वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड। तो आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है। अगर ऐसा हो रहा है टकराने के बाद, अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी देता हूँ कि आफ्टर कोलिजन बॉल मूव्स vertically upward then find E। तो आपको बताना है कि E की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं जरा हम। तो सबसे पहले ये देखें कि जब यहां से ये टकराएगी तो टकराते वक्त, टकराने से पहले इसकी रफ्तार v0 इधर थी और ये इसका बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो इस v0 के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द प्लेन, एक अलोंग ये। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला कंपोनेंट है v0 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट है v0 sin थीटा। तो आपको पता है कि इसका ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा,
बट ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो ऐसा है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी टकराने के बाद तो ये वेलोसिटी है ना। लेकिन आप एक बात समझें कि बॉल की वेलोसिटी तो ऊपर है टकराने के बाद, लेकिन ये जो वेज है ये भी थोड़ी ना रुकेगा। इसको जब यहाँ पे ऐसे मिलेगा तो नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट है वो इसको ऐसे मूव करा देगा इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूं कि टकराने के बाद इसकी रफ्तार v1 है तो इसकी रफ्तार भी तो v2 है, टकराने के बाद है इसकी रफ्तार v2। समझे इस बात को, v2 रफ्तार है वेज की टकराने के बाद। तो ये अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो अगर मैंने बॉल को 1 माना है और इसको 2 माना है तो आप पहले लिख लो ई का फॉर्मूला लगाने के लिए कि यहाँ पे u1 जो है बच्चों वो कितना है v0। देखो मतलब यहाँ पे अगर देखो तो v0 इसका ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग द, क्योंकि ई की जो फॉर्मूला लगाते हैं हम वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाते हैं। तो v0 साइन थीटा, v0 साइन थीटा ये u1 है। u2 तो भाई ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये चीज है, यहां से अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो v1 का ये कंपोनेंट ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों टकराने के बाद v1 cos थीटा, और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin थीटा, और ये v2 है तो v2 का टकराने के बाद ये वाला कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये थीटा है तो ये v2 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos थीटा, ये हो जाएगा क्योंकि ये थीटा है, ये हो जाएगा v2 sin थीटा। तो आप u2 बोलो, u2 जो है बच्चों वो 0 है क्योंकि इनिशियली वेज जो था वो रेस्ट पे था। फिर अगर आप v1 बोले तो v1 मतलब v1 डैश बोल लो, क्योंकि v1 इसको माना है, तो v1 डैश ये है जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बच्चों, टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये v1 cos थीटा हो जाएगा। और अगर आप v2 डैश बोले तो v2 अलोंग द लाइन ऑफ कंपोनेंट ये ऐसे नीचे की तरफ है, तो इसको निगेटिव में ले सकते हो आप। तो देखिए कितना माइनस v2 साइन थीटा, और इसको भी नेगेटिव में ले लो बच्चों, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे की डायरेक्शन पहले भी u1 की वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब आप e का फॉर्मूला लगाएं, तो अगर आप e का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमें फॉर्मूला पता है v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 डैश कितना है बच्चों माइनस v2 साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस v1 डैश, तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा डिवाइड बाई u1, तो माइनस v0 साइन थीटा, माइनस माइनस हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो v2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस माइनस लेके कॉमन लेके काट दो, तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा डिवाइड बाई v0 साइन थीटा। तो बच्चों ये आ गया। अच्छा इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर साइन थीटा को यहाँ डिवाइड कर दो, साइन थीटा कैंसिल, यहाँ डिवाइड कर दो तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो ई की वैल्यू ऐसे भी लिखा जा सकता है v2 साइन थीटा कैंसिल प्लस v1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे बच्चों हो जाएगा v0 साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। अब हमें v1 v2 की वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन और चाहिए तब e की वैल्यू आएगी। अब v1 v2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसको देखते हैं भाई। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो टकराने से पहले जो अलोंग द प्लेन वेलोसिटी थी, टकराने के बाद भी तो अलोंग द प्लेन वही वेलोसिटी होगी, तो v1 और v0 में आपको रिलेशन मिल जाएगा। देखो ये दोनों वेलोसिटीज तो सेम है, यही वाली चेंज हुई ना टकराने पर, ये वाले पे थोड़ी ना कोई अंतर आया, बॉल के इस वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट पे कोई अंतर नहीं है, तो जो पहले था वो अभी है, तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि v1 साइन थीटा जो है वो इक्वल टू v0 cos थीटा है। देखो ये आ गया बच्चों, और साइन थीटा डिवाइड कर दोगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी v0 cot थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा जो है वो cot थीटा हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो आपको v1 की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही आपको v1 की वैल्यू मिली, अब v2 की कैसे निकालेंगे, तो v2 की वैल्यू के लिए आप एक काम करो कि बच्चों अगर आप x डायरेक्शन में देखो तो x डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जबकि y डायरेक्शन में जो ये इंपल्स लगेगा उसका एक कंपोनेंट है तो ग्राउंड इंपल्स दे देगा। तो अगर हमने इसको सिस्टम माना तो y में इंपल्सिव फोर्स है एक्सटर्नल जो ग्राउंड दे देगा नॉर्मल, लेकिन x डायरेक्शन में कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो x डायरेक्शन में नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, या फिर आप इंपल्स की इक्वेशन लिखो,
लेकिन मुझे एक ही क्वेश्चन से बार काम करना, तो मैं एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, और मुझे क्वेश्चन में इंपल्सिव फोर्स तो पूछा नहीं है, इंपल्स पूछा नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि केवल एक्स डायरेक्शन में बच्चों क्या लगा लूंगा, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, वो लगा लो बच्चों। अब देखिए वो जब आप सॉल्व करेंगे लगाएंगे तो क्या होगा, इनिशियल में एक्स में तो ये एम वी नॉट, तो स्मॉल एम वी नॉट वो तो रेस्ट पे था, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस वाई डायरेक्शन में, तो सॉरी एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी जो है बच्चों वो वर्टिकल हो गई है। इसमें देखो ना आप, ये फाइनल वेलोसिटी बॉल की वर्टिकल हो गई थी। अगर ये बॉल की फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल हो गई है तो हॉरिजॉन्टल में इसकी कोई रफ्तार नहीं है, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल जो है वो जीरो है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल की रफ्तार वर्टिकल है, अपवर्ड, ये बोला है ना। और प्लस एक्स डायरेक्शन में किसकी रफ्तार है, कैपिटल एम मास की, तो इसको लिखेंगे एम इंटू V2, कितनी रफ्तार है टकराने के बाद V2। तो यहां से देखो बच्चों आपको V2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, M बाई कैपिटल M इंटू वी नॉट, तो एक रिलेशन ही आ गया। अब V1 V2 की वैल्यू E पे डालो, यहाँ पे पुट कर दो, देखो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। तो V2 की वैल्यू है M बाई कैपिटल M वी नॉट, प्लस V1 की वैल्यू है कितना बेटा, वी नॉट कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई, अच्छा नीचे ये साइन थीटा डिवाइड कर दिया था ना बच्चों, ये साइन थीटा डिवाइड करके ही लाए थे, नीचे वी नॉट ही रहेगा, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो देखो वी नॉट कॉमन आएगा, तो वी नॉट वी नॉट वी नॉट ये तीनों कैंसिल, तो जो फाइनल रिजल्ट है ई वो आ जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दीज टू पेयर्स। तो ये आंसर है बच्चों, देखो सॉल्व करने के बाद ये आया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एम अपॉन कैपिटल एम, है ना। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो ऑब्लिक कोलिजन के भी करा देता हूँ। हालांकि ऑब्लिक कोलिजन जो हमने पढ़ा था तो एक्स में वाई में मोमेंटम बहुत सारी क्वेश्चन लिखनी पड़ती थी, तो अगर हमें उसको तेजी से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक आपके बड़े काम आएगी। तो हेड ऑन कोलिजन के जो फॉर्मूले हैं बच्चों उनको पहले रटा हुआ होना चाहिए आपको, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हेड ऑन कोलिजन अगर आपको याद है, तो अगर इसकी रफ्तार u1 है, फिर इसकी रफ्तार u2 है, ऑब्वियसली बात है टकराएंगे तभी जब दोनों की जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, ये टकरा गए भाई। टकराने के बाद जब सेपरेट हुए तो इस m1 मास की वेलोसिटी इस m2 मास की वेलोसिटी चेंज हो गई, m1 की वेलोसिटी v1 हो गई, m2 मास की वेलोसिटी v2 हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि ये v1 v2 लिखने का तरीका है, फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। v1 क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, m1 u1 m2 u2, मैंने उसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया था, प्लस अगर आपको याद है ये फॉर्मेट तो सेम है दोनों में, इतना तो दोनों सेम में आएगा, मैंने कहा था ऐसे रट लो। v2 में भी ये आना है, इनिशियल मोमेंटम अपॉन टोटल मास, तो m1 प्लस m2, ये तो आना ही है आना। जब यहाँ v1 लिखो तो प्लस के बाद m2 लिखो, साथ में e लिखो, m2 है तो उसके साथ u2 लिखो, माइनस u1 लिखो, याद होगा। वैसे यहाँ पर आप m2 लिखें, सॉरी v2 लिख रहे हैं तो m1 लिखें, e लिखें, m1 के साथ u1 लिखें, माइनस u2 लिखें। तो मैंने कहा था कि ऐसे आप फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े काम आते हैं आपके, ये ऑब्लिक कोलिजन में भी काम आएंगे, टेंशन नहीं लेना है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉल ऐसे आ रही है, तो ऑब्लिक कोलिजन में हुआ क्या है, अगर एक बॉल ऐसे आ रही है तो इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो अलग अलग है ना, मतलब लाइन ऑफ वेलोसिटी ये है, अगर लाइन ऑफ वेलोसिटी बोले या लाइन ऑफ मोशन बोले, LOM। तो याद करो मैंने आपको बताया था बच्चों, जब ये कोलिजन होता है तो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो लाइन ऑफ वेलोसिटी और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों अलग अलग है, तो फिर ये कौन सा कोलिजन, ऑब्लिक। अब आप खुद सोचो, जब लाइन ऐसे इंपैक्ट करेगा तो ये बॉल इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉल जो है वो ऐसे फोर्स लगाएगी, समझे इस बात को। तो आप खुद सोचें कि ये नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू, तो ये जो वेलोसिटी अगर मैं इसको v1 बोलूं, इसको v2, इसको u1 बोलूं, इसको u2 बोलूं, तो यहाँ पे जब ये टकरा रहे हैं तो टकराने से पहले अगर ये लाइन ऑफ कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, जब नॉर्मल लगना चालू किया तो इसको आफ्टर कोलिजन लिख लो। और अगर मैं बिफोर कोलिजन की बात करूं तो बिफोर कोलिजन क्या हो रहा था, ऐसे टकराने वाले थे, तो यहां पर वेलोसिटी u1 थी, ये वाली वेलोसिटी u2 थी।
अब मान लो ये एंगल θ1 है ना, ये एंगल θ2 है, जो भी अपन को लेना हो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट है u1 के, एक u1 sin θ1 और एक u1 cos θ1। वैसे ही इसके भी दो कंपोनेंट है कि u2 cos θ2 और एक u2 sin θ2। तो जो अलोंग द लाइन वाली वेलोसिटीज हैं इंपैक्ट की LOI वाली, वही तो चेंज होगी ना बच्चों। यानी टकराने के बाद होगा क्या, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये तो u1 sin θ1 ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये चेंज हो जाएगा। पहले ये u1 cos θ1 था, अब ये v1 हो जाएगा। वैसे इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होगा, जो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट है, दैट इज u2 अगर देखा जाए तो sin θ2। जबकि ये चेंज हो जाएगा टकराने के बाद, ये v2 हो जाएगा। ऐसे मान लो v2, डायरेक्शन कुछ भी मान लो, अगर हमने गलत डायरेक्शन मानी होगी तो नेगेटिव आ जाता है, ये हमें पता है। अब आप अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सोचें तो u1 की जगह u1 cos थीटा है, u2 की जगह u2 cos थीटा है, और टकराने के बाद v1 v2 है। तो ये फॉर्मूले तो यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगे हैं। देखो, भले ही ये हेड ऑन कोलिजन था, लेकिन ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही तो लगे थे फॉर्मूले। तो अगर वेलोसिटीज आप अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगा लें, तो यही फॉर्मूले हेड ऑन के आप ऑब्लिक में भी लगा सकते हो, ये v1 v2 निकालने के लिए। बाकी इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो वैसे ही लिखना है जैसा पहले था। तो सवाल सॉल्व कर लो ना वैसे ही भाई, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हेड ऑन कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, वो जो पहले थी वही रहती है, तो उसको वैसा का वैसा लिख दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आपके ऑब्लिक कोलिजन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम हेड ऑन के फॉर्मूले यूज करेंगे। हेड ऑन के फॉर्मूले अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगाया जा सकता है, भले ही ऑब्लिक कोलिजन है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हेड ऑन वाले फॉर्मूले लगा लो। हेड ऑन वाले फॉर्मूले लगा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, v1 v2, जो टकराने के बाद की रफ्तार है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, और जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती, जो पहले है वही बाद में, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई नॉर्मल नहीं लगा है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर बाद में वेक्टर का खेल है, वेक्टर समेशन कर लेंगे तो हमें नेट रफ्तार दोनों बॉल की एंगल वेंगल जो निकालना है आप निकाल सकते हो आसानी से। और यहां पर हेड ऑन के फॉर्मूले नहीं, हेड ऑन के जो केसेस हैं बच्चों, याद करो, अगर आइडेंटिकल मास है तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, तो और भी सवाल आसान हो जाता है। फिर तो अगर E1 दे दे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो दोनों वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लो, तो फिर उससे तो आसान सवाल होता ही नहीं, फिर बहुत आसानी से ऑब्लिक कोलिजन के सवाल बन जाते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि आपको अप्रोच समझ में आ जाए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप ऑब्लिक कोलिजन वाला कर पाओगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, बॉल का मास m है, ठीक, रेडियस r है, और उसकी वेलोसिटी ऐसी है v0। उसी समय के यहाँ पे एक दूसरी बॉल है, इसका रेडियस भी r है, मास m है, और ये बॉल जो है वो रेस्ट पे रखी हुई है। ठीक बच्चों, टकराएगा, टकराने के बाद आपको वेलोसिटी बताना है दोनों बॉल्स की। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बताना। और ये आपको बोल दिया है कि दोनों को टकरा रहे हैं तो E की वैल्यू जो है वो 1 है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ऑब्लिक कोलिजन सवाल बड़ा ही आसान सवाल। एक तो आइडेंटिकल मास दे दिए उसने, ऊपर से E की वैल्यू 1 दे दी। तो आप खुद सोचो, जब ये दोनों ऐसे टकराएंगे, ये टकराएंगे, तो ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया भाई। ये तो रेस्ट पे था, तो टकराने से पहले इसकी क्या वेलोसिटी थी बच्चों, अगर बिफोर कोलिजन की बात करें तो इसकी वेलोसिटी v0 ऐसी थी। तो v0 के दो कंपोनेंट थे, एक इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग। अच्छा, ये कितना है, ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ये तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके सरफेस को टच करती हुई जा रही है। तो ये रेडियस r है और ये r प्लस r, तो ये हो जाएगा 2r। तो ये हाइपोटेनिस 2r है और ये r है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो अगर आप साइन थीटा लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, r अपॉन 2r। तो r r कैंसिल, तो 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई भाई 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू जैसी आई तो v0 का ये जो कंपोनेंट है ये है v0 cos 30, देखो, और ये है v0 sin 30। तो v0 sin 30 विल बिकम 3 by v0 by 2।
और cos 30 विल बिकम v0/2 √3 v0/2। देखो ये आ गया आसानी से। अब ये टकराने से पहले, ये तो रेस्ट पे थी टकराने से पहले, अब जैसे ही टकराएगा बच्चों तो हेड ऑन का आप रिजल्ट यूज करो ना, हेड ऑन का रिजल्ट। भाई अगर ये हेड ऑन कोलिजन जैसा है और ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1 है, तो ये वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेती हैं क्योंकि आइडेंटिकल मास है। वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड along the line of impact, velocities get exchanged along along line of impact LOI। तो एक्सचेंज कर दो तो इसकी जो वेलोसिटी है जिसको अपन को v1 बोलना चाहिए, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि पहले u1 जो था वो इतना था लेकिन u2 जीरो था, तो यहाँ पे ये u1 की वैल्यू हो गई और u2 जो है वो जीरो है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई क्योंकि आइडेंटिकल मास है और e की वैल्यू 1 है, तो ये जीरो हो गया। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्सचेंज करेंगे तो वो u1 के बराबर हो जाएगी, v2 becomes u1 that is √3 v0/2। और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद ये थोड़ी ना चेंज होगा, ये कंपोनेंट तो अभी v0/2 है, तो ये v0/2 है। यानी टकराने के बाद ये जो बॉल है m1, ये m मास की, ये टकराने के बाद ऐसे निकल गई v0/2 से, तो फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की इस डायरेक्शन में, ये 60 डिग्री है क्योंकि ये 30 है तो ये 60 डिग्री पे निकल गया। और दूसरी जो बॉल है वो ऐसे निकल गई, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री पे निकल गई। और इसकी रफ्तार v2 कितनी है बच्चों, 3v0/2। और आप ध्यान से देखो तो दोनों की लाइन ऑफ वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है, देखो आप, एक की वेलोसिटी ऐसी है, एक की वेलोसिटी ऐसी है, दोनों 90। और याद करो ये तो हमने प्रूफ किया था जब E1 होता था और दो आइडेंटिकल वॉल्स होती थी, तो दोनों आफ्टर कोलिजन के बाद जो दोनों की वेलोसिटीज में एंगल था वो हमेशा परपेंडिकुलर होता था। याद करो बच्चों, दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज जो होती थी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन का मतलब इलास्टिक कोलिजन जिसमें ई की वैल्यू 1 हो, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसमें लिखना चाहिए वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल मास भी होना चाहिए ना बच्चों, आइडेंटिकल मासेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो हमने पूरा प्रूफ किया था, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है, दिख भी रहा है, फील भी हो रहा है आपको कि ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे टकराने के बाद। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर होगा कि ऑब्लिक कोलिजन के सवालों कैसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसलिए कोई एक्स और वाई में कोई बहुत सारी इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हेड ऑन आपको अच्छे से आता है, वही चीज आप अप्लाई करो ना ऑब्लिक में, आप क्यों नया कॉन्सेप्ट सीखोगे जब आपके एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हो जाते हैं। तो हेड ऑन अच्छे से पढ़ लो, हेड ऑन का एप्लीकेशन आप ऑब्लिक में यूज करो और क्वेश्चन करो सॉल्व, बिल्कुल आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो बच्चों, अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑब्लिक कोलिजन का आप सोचो कि क्या टफ सवाल हो सकता है, कि लाइन ऑफ मोशन अलग है, ऑब्लिक कोलिजन है, ई की वैल्यू 1 ना हो, आइडेंटिकल मास ना हो, तो टफ सवाल हुआ ना वो तो। अब देखते हैं उस टफ सवाल करके। और अगर उसमें आप सोचो कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन भी पूछ ले तो फिर तो बढ़िया सवाल हो गया। तो हम एक ही सवाल में सब कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये बोला गया कि एक बॉल है, ठीक बच्चों, और ये कहा गया कि इसकी रेडियस जो है वो आर है और इस बॉल को ऐसे रफ्तार दी गई, कितनी रफ्तार दी गई, तो कहा गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। और इसका जो मास ले लिया गया वो ले लिया गया 2 kg। फिर आपके पास एक दूसरी बॉल है ऐसे, इसका रेडियस आर है, इसकी वेलोसिटी भी है, इस डायरेक्शन में दे दी गई 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मास 4 kg दे दिया गया है ना बच्चों, अलग कर दिया गया। और बोला गया जब टकरा रहे हैं तो दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी 1/3 है, तो वो भी 1 नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कुल मिला के, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द वेलोसिटीज, फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज क्या होंगी भाई। और दूसरा, फाइंड
इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का इम्पल्स पूछ लें, एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, और रिफॉर्मेशन में क्या इम्पल्स था वो पूछ लें। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, टकराने से पहले की बात कर लो आप। तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो डायग्राम जरूर बनाए। तो बिफोर कोलिजन अगर आप बनाओ तो ये भाई आपका इस तरीके से, और यहाँ पे आपका बच्चों इस तरीके से, ये हो गया। इस वाले बॉल की रफ्तार ये थी, कितनी थी भाई, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है आपका, अगर हम देखें तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये है ना LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यहीं पे इम्पैक्ट होने वाला है, नॉर्मल लगने वाला है। और ये रेडियस R है, ये 2R है। तो ये एंगल तो आप समझ गए होंगे, पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री। अब इस चार के दो कंपोनेंट हैं, बच्चों। एक कंपोनेंट ये है जिसको बोलेंगे 4 cos 37। तो ये 4√3/2, तो 2√3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका ये कंपोनेंट है 4 cos 30, टू कैंसिल, तो 2√3 बचेगा। और इसका कंपोनेंट है 4 sin 30, 4/2, तो ये बचेगा 2। वैसे इसका देखें तो ये है बच्चों, इस डायरेक्शन में इसकी रफ्तार है 2, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो आपको समझ में आ रहा हो, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इसके भी दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, और ये जो अनचेंज होगा, ये वाले चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों, ऐसा मान लो कि 2 cos 30, टू कैंसिल, तो √3 लिख लेते हैं। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो ये 1 हो जाएगा, है ना। 2 sin 30, तो 2 × 1/2, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंडीशन है जस्ट बिफोर कोलिजन की। अब आप कंडीशन बनाए जस्ट आफ्टर कोलिजन की। तो आफ्टर कोलिजन क्या है भाई, ये आपका पार्टिकल है, फिर ये आपका पार्टिकल है, इस तरीके से ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बच्चों, LOI। अब टकराने के बाद क्या चेंज होगा, ये वाली वेलोसिटीज तो सेम रहेंगी भाई, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला, केवल ये चेंज होगा। तो ये चेंज होके मान लो हो गया V1, और ये चेंज होके मान लो हो गया V2। ऐसे मान लेते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अगर हमने ऐसे मान लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, आप हेड ऑन कोलिजन के सवाल लगा सकते हो, V1 V2 में हेड ऑन के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हेड ऑन लगा लेते हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है। ई पता है, ये जो वेलोसिटी है, ये अगर ये फर्स्ट पार्टिकल है तो इसको आपने U1 मान लिया, ये जो है ये सेकंड पार्टिकल है तो इसको U2 मान लिया, तो इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव मान ली। तो U2 नेगेटिव, तो √3 है। अब आप V1 लगाओ, तो V1 का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने आपको बताया था, इनिशियल मोमेंटम प्लस, जब V1 लिखो तो M2 लिखो, E लिखो, M2 के साथ U2 लिखो, माइनस U1 लिखो, अपॉन टोटल मास लिखो, M1 प्लस M2। तो लगाओ भाई, इनिशियल मोमेंटम 4 × 2 8, यही है ना, 4 × 2 kg 8, 4 × 2 जो है वो कितना हो जाएगा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम बच्चों M1 U1, तो ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेना है इनिशियल मोमेंटम। तो ये M1 U1, तो M1 कितना है बच्चों, 2 kg। तो हो जाएगा 2 × U1, U1 जो है वो है 2√3, प्लस M2 U2, तो M2 कितना है बच्चों, 4 kg। लेकिन जो U2 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -√3 लिखा जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको। और प्लस M2, तो M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 kg। और ये U2 माइनस U1, तो U2 जो है वो है -√3 माइनस U1, तो U1 है बच्चों 2√3। तो ये देखना, अपॉन M1 प्लस M2। तो आप नीचे M1 प्लस M2 करोगे तो M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6। अब बच्चों इसको सॉल्व करें जरा। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 4√3, और ये -4√3, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 4√3, 4√3। लेकिन ये माइनस है ना, माइनस है, ये प्लस है, तो 4√3 और 4√3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक,
ये कितना बचेगा बच्चों, ये अब माइनस बचेगा। अच्छा यहाँ पे m2 लिखा था, e नहीं लिखा, e की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी ना, 1/3, ये भी ध्यान देना है बच्चों, है ना। तो ये आ जाएगा 3 × 3, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1/3 × 4, और ये आ जाएगा बच्चों -√3 -2√3, तो -3√3। तो यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल, डिवाइड बाई 6, तो ये भी कैंसिल, तो ये 2 और ये बचेगा 3, तो यह आया -√3/3, तो -1/√3। तो V1 की वैल्यू आ गई -1/√3, मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी उससे अपोजिट है ना। तो ये हमें समझ में आता है। वैसे ही आप अब V2 निकालें। देखो बच्चों यहाँ पे ये 2 था, 2 मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ पे 2 लिख लो। अब ठीक है, तो ये -2/√3 आ गया, है ना। अब हम वैसे ही V2 निकालें। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे V2 निकालें, तो V2 में क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ m1 और ये हो जाएगा। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम प्लस m1 e, m1 के साथ u1 माइनस u2 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। और आप देखो ना, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही है ना, वो ऊपर देख चुके, तो उसको तो जीरो ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 की वैल्यू जो है वो 2 kg है, इंटू 1/3 है, मल्टीप्लाइड बाई u1 है, तो u1 2√3 माइनस रूट माइनस, मतलब माइनस माइनस √3, तो ये आ जाएगा 3√3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस में, डिवाइड बाई 6। तो यहां से फिर से वो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, V2 विल बिकम, इसको ऐसे लिख लो चाहो तो √3 के टर्म्स में, ये 2 से ये कैंसिल, तो ये 3 बचेगा, तो मेरे ख्याल से ये √3/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आपको V2 भी मिल गया। तो V2 की डायरेक्शन सही है, V1 की डायरेक्शन एक्चुअली में ये डायरेक्शन ना होके ऐसी है V1, मतलब टकराने के बाद ऐसे रिपेल कर गया, पीछे की तरफ मुड़ गया, ये V1 है ना। माइनस का मतलब ये है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। V1 V2 हमें मिल गए, तो आप चाहे तो नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बच्चों। V1 V2 की वैल्यूज तो आपको मिल गई है ना, तो आप नेट वेलोसिटी निकाल लो, V1 नेट V2 नेट। तो देखो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये 2 है, V1 कितना है 2√3 बाई, अभी फिलहाल लिख लो, या जो भी लिखना चाहो लिख लो आप। तो 2/√3 और ये 2 है, तो इसका जो नेट वेलोसिटी है V1 नेट, ये हमें चाहिए बच्चों। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे वेक्टर भी सॉल्व करना है। तो V1 नेट है जो फर्स्ट बॉल का, वो आ जाएगा। तो V1 नेट कितना आ जाएगा बच्चों, √ओवर V1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो V1 का स्क्वायर करोगे तो ये 4/3 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये √ओवर, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 3 12 प्लस 16, तो 16/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे V2 नेट भी निकाल सकते हो, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है। तो V2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है बच्चों, √3/2 यानी 1/√3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो V2 नेट आ जाएगा, V2 नेट इज इक्वल टू √1/√3, तो 1/3 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो +1, तो ये हो जाएगा √4/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपको V1 V2 दोनों नेट आ गया, मतलब पहला सवाल सॉल्व हो गया बच्चों आपका। पहला सवाल क्या था, आपको क्या निकालना था, फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो वो हमने निकाल लिया। अब आपसे क्या बोला गया है कि फाइंड द इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ये इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं ना बच्चों, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़कर आगे नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब हमें इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना, वो कैसे निकालेंगे। तो आपको ये देखना है कि इंपल्स डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, कि जब तक बॉडी डिफॉर्म हुई है, बॉडी डिफॉर्म होने तक जो मोमेंटम में चेंज आएगा वही तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है ना। तो भाई जब टकरा रही थी दोनों बॉल्स, तो हमें पता है कि जब दोनों बॉल्स टकरा रही थी, तो टकराने से पहले उनकी क्या रफ्तार थी भाई, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफॉर्म होना चालू हुई जैसी टकराई, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग तो डिफॉर्म होगी ना, क्योंकि नॉर्मल इस पे कैसा लग रहा है भाई, इस पे नॉर्मल ऐसे दबाव बना रहा है, और इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो ये दबने की कोशिश करेगी। अच्छा, अगर ये नॉर्मल अपोजिट लगा है तो इसकी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी कम होगी, इसकी बढ़ेगी, है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन तो पहले कम होगी, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये हमने देखा था ना भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अभी जब टकराया नहीं है, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, जब नॉर्मल लगना चालू हुआ था, डिफॉर्म होना चालू हुई है बॉडी, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी बच्चों, ये वाला कंपोनेंट हो गया था 2, याद हो आपको, है ना, हमने ये पहले निकाला हुआ है पिछले पेज पे, आप
नोट्स बना रहे हैं तो आप उससे देख सकते हो। और ये u1 था, ये था इस डायरेक्शन में √2 √3। वैसे इस डायरेक्शन में जो था, इस डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज थी, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी और एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। ये वेलोसिटी हमने निकाली थी √3 और ये वेलोसिटी थी 1। तो 1 और 2 से तो कोई मतलब नहीं है, जो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट से रिलेटेड रिलेशन। अब सोचो ये बॉडी कब तक डिफॉर्मेशन होगी? डिफॉर्म जब तक होगी, जो जब तक नॉर्मल लगा है उसका इम्पल्स ही तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कहलाएगा। तो डिफॉर्मेशन कब तक होगा? याद करो, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि ये डिफॉर्मेशन तब तक चलता है जब तक जो है दोनों की रफ्तार सेम ना हो जाए, एक ही डायरेक्शन, इसकी भी v ना हो जाए, इसकी भी v ना हो जाए, तब तक तो डिफॉर्मेशन ही होगा। फिर इसकी रफ्तार बढ़ेगी, इसकी घटेगी, तो फिर ये अलग होना चालू करेंगे, तो फिर ये रिफॉर्मेशन चालू होता है। यानी जब तक डिफॉर्मेशन हुआ है तब तक जो मोमेंटम में चेंज आया है वही तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। सोचें आप, ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई थी, इसलिए इसलिए दो बार समझाई थी, कोलिजन में भी समझाई थी और फिर यही कहानी मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के उसमें भी समझाई थी, थ्योरी में। तो यानी कि अगर मैं यहां तक के मोमेंटम का चेंज ले लूं तो मेरे को इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें ऐसे लग रहा है नॉर्मल और इसमें ऐसे लग रहा है नॉर्मल, तो इसी का तो इम्पल्स निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो v भी है फाइनल वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे? आप दो इक्वेशन लिख लो। पहले फर्स्ट बॉडी पे लिखो आप, इसमें कितना चेंज इन मोमेंटम आया डिफॉर्मेशन के दौरान। डिफॉर्मेशन तब तक हुआ है जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती, उसके बाद फिर वेलोसिटी में अंतर आता है और फिर रिफॉर्म होना चालू होता है ना। तो ये वाली डायरेक्शन अगर हम नेगेटिव मान लें तो नीचे वाली डायरेक्शन हम क्या मान सकते हैं? पॉजिटिव। अच्छा, ये जो मास है ये 2 kg का था और ये जो मास है ये 4 kg का था, ये हमें पता है। तो अगर ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन ले लो नेगेटिव। चलो ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बॉडी पर इम्पल्स लगाओ, तो यहाँ पे n का इम्पल्स हो जाएगा n dt, क्योंकि n ऊपर की डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 kg बॉल, तो फाइनल मोमेंटम 2 इंटू v, फाइनल रफ्तार v है ना बच्चों, और माइनस इनिशियल रफ्तार, तो इनिशियल रफ्तार कितनी थी भाई? 2 √3 और 2 kg है तो 2 इंटू वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो 2 इंटू 2 √3, तो ये हो जाएगा 4 √3। दिस इज इक्वेशन 1। लेकिन नॉर्मल और v दो वेरिएबल है। एक और इक्वेशन, तो एक इंपल्स की इक्वेशन 4 kg पे लिखो, इस पे इंपल्स जो लग रहा है नॉर्मल का वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल n dt इज इक्वल्स टू इसकी फाइनल रफ्तार तो 4 इंटू वी माइनस इनिशियल रफ्तार तो नेगेटिव है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 4 √3, यही तो है। फिर ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इसको सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसल, तो ये बचेगा 0 इज इक्वल टू 6v, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, v की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी देख लो, ये भी कैंसल, तो फाइनल रफ्तार 0। देखो फाइनल जब कंप्लीट डिफॉर्मेशन हो गया तो दोनों की रफ्तार 0 हो गई, क्योंकि दोनों ऐसे जा रहे थे तो आपस में टकरा रहे, तो दोनों की फाइनल रफ्तार जो है वो 0 हुई। तब तक ये दबता रहा, तब तक ये दबता रहा। अब v की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, हाँ तो सेकंड इक्वेशन में डाल दो, तो आपको इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो जो मेरा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है JD, वो कितना हो जाएगा बच्चों? आपका इंटीग्रल n dt, और इंटीग्रल n dt की वैल्यू है 4v प्लस 4 √3। तो यहां से v की वैल्यू तो 0 है ना, तो ये आ गया 4 √3 न्यूटन, सॉरी इंपल्स की यूनिट आ जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड है ना। तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो आ गया 4 √3 केजी मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तो रिफॉर्म के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये v वेलोसिटी थी फिर फाइनल वेलोसिटी का मोमेंटम निकालो, नहीं। अगर आपको डिफॉर्मेशन आ जाता है निकालते तो रिफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि e याद करो, ई का फॉर्मूला याद करो बच्चों, तो वो होता था इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, अगर ये आपको याद हो, यही तो था ई का फॉर्मूला। तो ई का फॉर्मूला अगर याद है तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जो है वो ई इंटू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है, ई की वैल्यू 1/3 है और इंटू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन 4 √3 है, तो ये आ जाएगा 4/√3 केजी मीटर पर सेकंड। देखो ये आ गया आपका इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ऐसे आप कोई भी सवाल कर सकते हो बच्चों, ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इंपल्स निकालना में आता ही है। डिफॉर्मेशन तब तक होता है जब तक कि वेलोसिटी सेम ना हो जाए दोनों बॉडी की, फिर उसके बाद रिफॉर्म होना चालू करता है। जो भी आपसे पूछा जाए, हेड ऑन कोलिजन के फॉर्मूले आते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करो, ऑब्लिक कोलिजन में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी इन सवालों में, बाकी कॉन्सेप्चुअली कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको
ऑब्लिक कोलिजन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अल्टरनेटिव टेक्निक समझ में आई होगी। तो आपको कोई एक्स वाई में बार बार मोमेंटम लिखने की जरूरत नहीं है।